कि अगर कोई कंडक्टर है और आप उसको अच्छे से रब करोगे तो उसके अंदर चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, मतलब चार्ज आ जाएगा। तो जैसे ही आप इसको टच करोगे वैसे ही इसके इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रेवल कर जाएंगे। तो इसके लेफ्ट साइड के इलेक्ट्रॉन को उसने रिपल किया, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव हो गए राइट साइड, और फिर वो चार्ज हुए या नहीं हुए वो पता कर सकते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक की शुरुआत कर दी थी। चैप्टर की शुरुआत में ही हमने जाना कि कैसे कुछ साइंटिस्ट ने ये बात पता लगाई कि कुछ सब्सटेंस हैं जिन्हें रब किया जाए तो वो हल्की हल्की चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमने और रिसर्च करी तो इसका कारण समझा कि ये कोई बहुत बड़े ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी नहीं, ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी है, खास करके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, जो कि प्रॉपर्टी जिसका नाम हमने जाना कि वो है चार्ज। ये मास की तरह ही एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी के कारण वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपल कर सकते हैं। हमने जाना कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को रिपल कर रहे हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपल कर रहे हैं, बट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमने जो इलेक्ट्रॉन के पास जिस तरह का चार्ज है उसे नेगेटिव बोल दिया कन्वेंशन लेते हुए, और प्रोटॉन के पास जो चार्ज है उसे पॉजिटिव बोल दिया। यहां तक की कहानी हमने देख ली। हमने एक्सपेरिमेंट भी करके देखा कि ये सिर्फ साइंटिस्ट की कहानियों की ही बात नहीं है, बल्कि हमारे रियल लाइफ में भी ऐसा हो रहा है कि कुछ सब्सटेंस को रब करें तो वो हल्की चीजों को उठा पा रहे हैं, जो कि हमने अपने बैलून से वाले एक्सपेरिमेंट से जाना। ठीक है, फिर हमने गेम भी खेल लिया जिसमें हमने विजुअलाइज भी किया कि कैसे बैलून में नेगेटिव चार्ज आ गया, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया, वो टी शर्ट की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। ये सारी बातें हमने देख ली। तो अब हम समझते हैं कि ये जो एक नया फोर्स है इसका कारण है प्रॉपर्टी एलिमेंट्री पार्टिकल्स की, जिसे हम चार्ज बोल रहे हैं, जो कि दो तरीके का है। तो यहां तक तो हमने जान लिया, पर अब हम देखते हैं कि इस चार्ज को जनरेट कैसे कैसे किया जा सकता है। क्या सिर्फ सब्सटेंस को घिसने से ही ऐसा होगा, या फिर कुछ और भी तरीके हैं? और कौन से ये सब्सटेंस है जिसमें ऐसा घिसने से होता है और नहीं होता है, वो हम जरूर जान चुके हैं। हमने पिछले लेक्चर में देख लिया कि कंडक्टर भी कुछ होता है और इंसुलेटर भी कुछ होता है। ठीक है, तो कंडक्टर हम उन सब्सटेंस को बोलते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन उतने टाइटली बाउंड नहीं होते हैं अपने एटम्स में, और थोड़ा सा उसमें रब किया जाए, या कुछ दो तीन और तरीके हैं जो हम जानेंगे, अगर वो किया जाए तो उनके इलेक्ट्रॉन्स निकल के ट्रेवल करने के लिए रेडी हो जाते हैं, और उन्हें हम कंडक्टर कहते हैं, क्योंकि इन्हें रब करने पर इनमें चार्ज आ जाता है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। बट इंसुलेटर वो सब्सटेंस है जिन्हें आप कितना भी रब करते रहें, उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन इतने टाइटली बाउंड है कि वो कभी भी ये चार्ज की प्रॉपर्टी नहीं ला पाएंगे अपने अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी मूव कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये कंडक्टर और इंसुलेटर था। अब हमें पता है कि जो चार्ज की प्रॉपर्टी जो आ जाती है वो आएगी तो कंडक्टर में ही, पर कंडक्टर्स में ये किन किन तरीकों से लाई जा सकती है वो अब हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम जो है कुछ विजुअल्स देखने वाले हैं कि कैसे अलग अलग तरीके से हम ये प्रॉपर्टीज ला सकते हैं, तो बस उसी की शुरुआत करते हैं। ठीक, तो देयर आर 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो 3 तरीके हैं, 3 मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप अपने ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को जो कि कंडक्टर है, उसे चार्ज कर सकते हैं। पहली है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दूसरी है चार्जिंग बाय कंडक्शन, और तीसरी है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो ये 3 मेथड हैं। देखो, फ्रिक्शन से तो आप कुछ कुछ पता लगा पा रहे होंगे कि क्या होता है, क्योंकि हम पिछले लेक्चर में देख ही चुके हैं, इनफैक्ट खुद एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं कि कैसे फ्रिक्शन के कारण, रब करने के कारण हमने चार्ज को इंड्यूस कर दिया था, मतलब उस ऑब्जेक्ट में चार्ज ला दिया था। ठीक है, लेकिन कंडक्शन और इंडक्शन अभी उतना नहीं पता है, बट कोई बात नहीं, अभी हम देख लेते हैं और बढ़िया पिक्चर्स के साथ देखेंगे, तो कोई डरने वाली बात नहीं है, बस ध्यान से सुनो। ठीक है, तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, देखो ये तो कोई नई बात है नहीं, बट फिर भी मैंने एक फोटो डाल दी आपके समझने के लिए, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने देखा ही कि कैसे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए प्लास्टिक को रब करा सिल्क से और वूल से, कैसे ग्लास को रब करा, प्लास्टिक नेगेटिव हो गया था, ग्लास पॉजिटिव हो गया था। ठीक है, तो बस इसी को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, कि अगर कोई कंडक्टर है और आप उसको अच्छे से रब करोगे तो उसके अंदर चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, मतलब चार्ज आ जाएगा, और अब वो कुछ चीजों को जिनमें चार्ज है अट्रैक्ट या रिपल करने लगेगा। तो बस यही चार्जिंग बाय फ्रिक्शन है, बहुत ही सिंपल है ये तो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हमारी दूसरी मेथड, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन तो सिंपल था, रब करो उसमें चार्ज आ जाएगा। कंडक्शन में हम क्या करते हैं कि अगर आपके पास एक ऑलरेडी कंडक्टर है जिसमें चार्ज है,
ठीक है, तो चार्ज कैसे होगा? सिंपल, अभी तो हमने देखा कि अगर आप किसी कंडक्टर को रब करोगे तो उसमें चार्ज आ जाएगा। तो मान लीजिए कि एक रॉड है जो कि कंडक्टर है, इसको आप रब करके ले आए कहीं से और इसमें आ गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था कि जब हम एबोनाइट रॉड को रब कर रहे थे, ठीक है, एबोनाइट मतलब प्लास्टिक का ही एक अलग तरीके का एक और हार्ड और डेंस वर्जन होता है। जब एबोनाइट रॉड को साइंटिस्ट ने रब किया था तो उसमें नेगेटिव चार्ज आ जा रहा था। तो मान लीजिए वही रॉड है, रब करके आप ले आए। अब जब इस नेगेटिव रॉड को आप किसी कंडक्टर से टच करोगे तो क्या होगा? सोचो, ये कंडक्टर है जिसमें नेगेटिव चार्ज है और कंडक्टर है मतलब इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकते हैं। अब ये स्फीयर भी कंडक्टर है, यहां लिख लेते हैं ताकि हमें समझ में आए, क्योंकि इन एक्सपेरिमेंट्स में जनरली हम कंडक्टर्स तो यूज करते हैं स्फीयर फॉर्म में, लेकिन इनको जो स्टैंड यूज करते हैं ना, वो इंसुलेटर होना जरूरी है। तो ये याद रखना कि ये जो स्टैंड है ये इंसुलेटर है, वरना तुम बोलोगे कि जो भी चार्ज है वो तो इस इंसुलेटर पे भी इफेक्ट करेगा ना, लेकिन इसीलिए हमने स्टैंड जो है वो इंसुलेटर ले लिया है। अब ये कंडक्टर है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, हमने इसे दूसरे कंडक्टर से, ये जो स्फीयर है ये भी कंडक्टर है, इससे टच किया तो सोचो क्या होगा? ये कंडक्टर है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉन तो फ्री हैं इस रॉड के। अभी स्फीयर भी कंडक्टर है मतलब इसके अंदर भी जो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको टच करोगे वैसे ही इसके इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रेवल कर जाएंगे। और ये भी, अब जब आप इस रॉड को हटा भी दोगे तो भी ये स्फीयर नेगेटिवली चार्ज ही रहेगा, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन तो उसमें रह गए बट कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए और अब ये भी चार्ज हो गया। तो बस यही था चार्जिंग बाय कंडक्शन, कि जब आप किसी कंडक्टर को जो ऑलरेडी चार्ज है उसको टच कर दो किसी कंडक्टर से जो कि चार्ज नहीं था, तो उसके चार्ज इसमें ट्रेवल हो जाते हैं और ये कंडक्टर भी चार्ज हो जाता है। तो बस यही है चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं अपनी लास्ट चार्जिंग मेथड जो कि है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, तो देखो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और चार्जिंग बाय कंडक्शन तो हमने कहीं ना कहीं पिछले लेक्चर में भी देख लिया था, क्योंकि हमने रब तो किया ही था एबोनाइट रॉड को और ग्लास रॉड को, फिर हमने जो चार्ज हो गई थी एबोनाइट रॉड उसको दूसरी एबोनाइट रॉड से भी टच किया था और देखा था कि वो भी चार्ज हो गई थी। तो रबिंग वाला मतलब फ्रिक्शन भी देख लिया था, कंडक्शन भी देख लिया था, ये इंडक्शन जरूर कुछ नया है। तो थोड़ा फोकस बढ़ाते हैं और इसे ध्यान से सुन लेते हैं। ठीक है, तो मान लो कि अब हमारे पास फिर से कंडक्टिंग रॉड है जो कि नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, रब वब करके ले आए होगे कहीं से, तो ये नेगेटिवली चार्ज है। तो अगर साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स में जाना कि जब हम इसको किसी कंडक्टिंग स्फीयर के पास या फिर किसी भी कंडक्टर के पास टच नहीं करते हैं, सिर्फ पास लेके जाते हैं, ठीक है, टच नहीं करते हैं सिर्फ पास लेके जाते हैं, तो इस कंडक्टर में भी कुछ इन इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्शन के कारण, क्योंकि ये कंडक्टर है स्फीयर, ठीक है ना, फिर से लिख लेते हैं चलो कि जो स्फीयर है ये तो कंडक्टर है, तो इसके इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो जैसे ही हम एक कंडक्टिंग रॉड जिसमें इलेक्ट्रॉन्स थे कोने पे उसको पास लेके आए, तो इसके इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन फील हुआ। ये तो हमने जाना ना कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपल करते हैं, तो दूर से तो उनका इंपैक्ट नहीं था, लेकिन जब पास लेके आए तो इसके लेफ्ट साइड के इलेक्ट्रॉन्स को उसने रिपल किया, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव हो गए राइट साइड में। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन मूव हो गए राइट साइड में। तो इस स्फीयर का जो राइट साइड है वो थोड़ा नेगेटिवली चार्ज हो गया और जो लेफ्ट साइड है वो थोड़ा पॉजिटिवली चार्ज हो गया, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन मूव कर गए इस तरफ। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो स्फीयर है ना इसको कर देते हैं कनेक्ट अर्थ से। तो ये एक नया कंसेप्ट है जो मैं आपको अब बताऊंगा कि अर्थ से कनेक्ट करने से क्या होता है। हमने एक वायर लिया और इस स्फीयर को अर्थ से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो होता क्या है कि जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सारे इस वायर से ट्रेवल करके अर्थ में चले जाते हैं। अर्थ खुद एक कंडक्टर है, ये वायर भी कंडक्टर है और स्फीयर तो कंडक्टर था ही। तो यहां से फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करके अर्थ में चले जाते हैं और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्राउंडिंग या अर्थिंग। कि जब भी हमें एक्सेस चार्ज को रिमूव करना होता है किसी भी सब्सटेंस से, तो हम उसकी ग्राउंडिंग या अर्थिंग कर सकते हैं। इसका मतलब कि उसको एक वायर से कनेक्ट करके अर्थ में टच करा सकते हैं, जिससे उसके सारे एक्सेस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करके चले जाएंगे अर्थ के अंदर। तो यहां पर भी वही होगा कि जब हमने इस कंडक्टिंग स्फीयर को
अर्थिंग कर दी या ग्राउंडिंग कर दी, या हम सिंपली बोल सकते हैं कि इसे एक वायर से अर्थ में टच कर दिया। और आप ये सिंबल देख लीजिए दोस्तों, ये अर्थिंग का ही सिंबल है। जब भी आपको एक वायर लेके उसमें से 3 लाइंस ऐसे रहेंगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो वो जो है अर्थिंग का सिंबल होता है। तो हमने यहाँ पर इस कंडक्टिंग स्फीयर की अर्थिंग करी, और इससे होगा क्या, इससे इसके सारे इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके चले जाएंगे अर्थ में, और अब इसमें सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज रह जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप अब इस रॉड को भी हटा दीजिए, और इस ये जो ग्राउंडिंग जो प्रोसेस थी उसके लिए वायर और इसको भी हटा दीजिए। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ हमारा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। तो देखो दोस्तों, यहां पर इस स्फीयर को किसी ने टच नहीं करा। कंडक्शन में तो हमने टच करा दिया था, पर यहां पर किसी ने इस स्फीयर को टच नहीं करा। इस रॉड को सिर्फ पास लाए, जिसके कारण उसमें चार्ज इंड्यूस हुआ। नेगेटिव चार्ज इस तरफ रिपल हो गया इस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और नेगेटिव चार्ज इस तरफ हुए और पॉजिटिव चार्ज इस तरफ हुए। ठीक है, और फिर ग्राउंडिंग से हमने जरूर टच करा, और उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन्स चले गए अर्थ में। तो कैसे हमें एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर मिल गया। तो ऐसे हम चार्ज को बिल्कुल किसी भी ऑब्जेक्ट में ला सकते हैं। तो ये थी हमारी 3 मेथड्स। ठीक है, तो हमने देखा कि कैसे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन किया, जो कि सिर्फ रब करना है कंडक्टर को। कैसे चार्जिंग बाय कंडक्शन करा, जो कि टच करा दो तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल हो जाते हैं इस रॉड के इस स्फीयर में, होगा इस केस में, वरना रॉड से रॉड में, स्फीयर से स्फीयर में भी हो सकता है। और कैसे चार्जिंग बाय इंडक्शन किया जा सकता है, कि हमने एक रॉड को लेकर आए, उसके इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं गए, उसके इलेक्ट्रॉन तो उसी में है क्योंकि हमने टच तो किया ही नहीं है, पर हमने इसके इलेक्ट्रॉन्स को जरूर रिपल कर दिया। उसके कारण वो अपने एटम से निकलकर फ्री हो गए, और अब जब ग्राउंडिंग और अर्थिंग करी तो वो उसमें ट्रेवल कर गए और हमें पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर मिल गया। तो ये थी हमारी 3 मेथड। ये हमने जान लिया कि चार्ज क्या होता है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मास की ही तरह, लेकिन ये सिर्फ एलिमेंट्री पार्टिकल्स की होती है। ठीक है, उसके बारे में हमने एक्सपेरिमेंट्स भी देख लिए कि क्या क्या है, हम धीरे धीरे और जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने जाना कि हम चार्ज को लाए कैसे, कैसे किसी बड़े ऑब्जेक्ट के अंदर चार्ज लेके आए। तो ये तो हमने जान लिया, पर अब हमें ये जानना है कि ये देखो, ये चार्ज आया कि नहीं आया, ये सब बातें हमको पता कैसे चलेंगी। अब हमें दिख तो रहा नहीं है, हमने अपना बलून लिया था, उसे रब किया था, लेकिन अब उसे देख के तुम बता सकते हो कि इसमें चार्ज आ गया कि नहीं आ गया, है ना। अब पीसेस ऑफ पेपर थे तो वो तो उड़ गए, बट अब कोई हैवी ऑब्जेक्ट के पास लेके जाओगे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला है। तो कैसे, अब जैसे ये जो हमने एक्सपेरिमेंट देखा चार्जिंग बाय कंडक्शन या चार्जिंग बाय इंडक्शन, कि हमने रॉड एक नेगेटिवली चार्ज लेके आए, वो भी पता तो है नहीं कि नेगेटिवली चार्ज थी कि नहीं, टच किया, मैं बोल रहा हूँ कि उसमें से इलेक्ट्रॉन चले गए, पर दिखा तो कुछ है ही नहीं। हम कैसे मान ले कि वो चार्ज हुआ कि नहीं हुआ कंडक्शन से, हम कैसे मान ले कि वो चार्ज हुआ कि नहीं हुआ इंडक्शन से। तो फिर यही साइंटिस्ट ने सोचा, और ये जो सारी चार्जिंग मेथड्स हैं, ये सब पता भी उन्होंने कंफर्म तभी किया जब उन्होंने इस चीज के लिए एक तरीका निकाल लिया कि कैसे हम कंफर्म करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है भी या नहीं। ठीक है, तो अब हम वही जानने वाले हैं इस लेक्चर का एक आखिरी कंसेप्ट, कि कैसे हम ये पता करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं है, क्योंकि देख के तो बताया नहीं जा सकता, है ना। तो अब वो देख लेते हैं कि क्या है वो डिवाइस, क्या है वो तरीका, क्या है वो प्रोसेस, जिससे हमें पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं। ठीक है, तो ये है वो चीज आपके सामने आ चुकी है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, इस डिवाइस को बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, जिसकी मदद से हम पता कर सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमारे पास है वो चार्ज है या नहीं है। ठीक है, तो ये एक apparatus है। पहले तो इस apparatus को समझ लेते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, ये क्या क्या चीजें इसमें यूज की गई हैं, उनका क्या रोल है, और फिर हम समझेंगे कि कैसे ये बताता है हमें कि चार्ज है या नहीं है। ठीक है, तो देखो, दिखने में तो सिंपल ही एक बॉटल और ऐसा लग रहा है, जो कि सही बात भी है, लेकिन इसकी जो कुछ चीजें हैं वो बहुत स्पेसिफिक है, और वो स्पेसिफिक रखना ही जरूरी है। तो अब वो हम जान लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको ये जो ऊपर डिस्क दिख रही है, ये जो डिस्क है ये होती है ब्रास डिस्क। ठीक है, हमने ब्रास की डिस्क यूज करी। यहाँ पे ब्रास की डिस्क क्यों यूज करी वो भी हम समझेंगे। पहले हम पूरा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, वर्किंग के साथ समझेंगे कि हमने यही चीजें क्यों यूज करी, वरना हमारे शायद रिजल्ट सही नहीं आते। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो आपको ढक्कन दिख रहा है ना, ये ढक्कन पूरा हमने इंसुलेटर मटेरियल का लिया। यहाँ पर हमें कंडक्शन नहीं चाहिए, तो ये जो कैप है ये इंसुलेटर कैप है। ठीक है, अभी जो रॉड लंबी सी दिख रही है जो कि डिस्क को कनेक्ट कर रही है इन गोल्ड लीफ से, वो जो रॉड है
वो भी ब्रास की है। ठीक है, ये है ब्रास रॉड। ये जो लीफ जैसा आपको दो ऐसा दिख रहा है, वो क्या है? वो बिल्कुल पत्तियां जैसा ही है, लेकिन वो गोल्ड की लीफ है। ठीक है ना दोस्तों, गोल्ड लीफ है वो। और ये जो रॉड है ये है ब्रास रॉड। ठीक है, और ये जो बॉटल है ये एक्चुअली है ग्लास की। ठीक है, थोड़ा बड़ा लिखता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये है ग्लास बॉटल। ठीक है, या फिर जार बोल सकते हैं या बॉटल बोल सकते हैं। तो अब यहां पर हमने इस पूरे एक्सपेरिमेंट में हम क्या करना चाह रहे हैं, अब इसकी वर्किंग कुछ ऐसी होगी कि हम जिस ऑब्जेक्ट को हमें टेस्ट करना है उसे लेकर आएंगे और इस ब्रास डिस्क पे रखेंगे। ठीक है, ब्रास डिस्क पे हम जैसे ही रखेंगे, क्योंकि ब्रास एक कंडक्टर है, तो उसके अंदर जो भी वो ऑब्जेक्ट होगा, मान लीजिए कि वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, उसके पास कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो जैसे ही वो इस ब्रास डिस्क पे आएगा, और ब्रास एक कंडक्टर है, तो वो इलेक्ट्रॉन डिस्क पे फैलेंगे, और क्योंकि ये रॉड भी ब्रास की ही है, तो ये रॉड से वो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हुए सीधा इन लीव्स के पास जाएंगे। और क्योंकि गोल्ड भी एक कंडक्टर है, तो वो जो है यहाँ पर ये गोल्ड लीव्स में चार्ज, नेगेटिव चार्ज दोनों लीव्स में हो जाएगा। अब अगर दोनों लीव्स में नेगेटिव चार्ज है, तो ये लीव्स तो एक दूसरे को रिपल करेंगी ना। तो बस यही गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का कंसेप्ट है कि ये जो लीव्स होती हैं, ये दोनों होती हैं कनेक्टेड शुरुआत में। और अगर हमने एक ऑब्जेक्ट को लिया और उसको इस डिस्क पर रखा, तो अगर ये लीफ एक दूसरे से सेपरेटेड हो गई, तो बस ये ऑब्जेक्ट जो था वो चार्ज था। क्योंकि इसका और कुछ कारण हो ही नहीं सकता है कि लीफ पहले ऐसी थी और वो अपने आप ऐसी हो जाए, सिर्फ इसके कि जो चार्ज था, जो इलेक्ट्रॉन से वो ट्रेवल हुए ब्रास डिस्क और ब्रास रॉड से लीफ में, और ये गोल्ड लीफ भी कंडक्टर है, तो यहाँ पर भी वो इलेक्ट्रॉन्स आए, और क्योंकि दोनों लीफ में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आ गए और सेम चार्ज एक दूसरे को रिपल करता है, इसलिए ये लीफ ऐसी हो जाएंगी, एक दूसरे से दूर हो जाएंगी। ठीक है, तो सिर्फ इतना ही नहीं, हमें सिर्फ यही पता नहीं चलता है कि क्या ये जो ऑब्जेक्ट था वो चार्ज था या नहीं था, हमें उसकी थोड़ी इंटेंसिटी भी पता चलती है, क्योंकि ये लीव्स जितनी ज्यादा एक दूसरे से सेपरेटेड होंगी, मतलब वो उतना ज्यादा चार्ज ऑब्जेक्ट है। तो ये है हमारा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, कि जब भी आप किसी सब्सटेंस को, किसी ऑब्जेक्ट को इसके ऊपर लाके रखोगे, तो अगर इसकी लीफ में कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा है तो वो चार्ज नहीं है, बट अगर इसकी लीफ तुरंत एक दूसरे से दूर होने लगी तो वो चार्ज है। ठीक है, क्यों दोस्त? अगर मान लीजिए कि आप किसी पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को भी लाके रखोगे, तो क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज है और ये सब कंडक्टर है, ब्रास डिस्क, ब्रास रॉड और गोल्ड लीफ, तो तुरंत वो पॉजिटिवली चार्ज इनके अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा अपनी तरफ, और जब वो इनके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये सब होने लग जाएंगे पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, अब हम इसको समझ ही लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हम एक पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को लाके यहाँ पर रखते हैं, तो इनके अंदर के इलेक्ट्रॉन तो पूरे यहां से मूव करके आ जाएंगे इसके अंदर, और ये जो पूरा है, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन चले गए, तो ये पूरा हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज्ड। और जब ये लीफ पॉजिटिवली चार्ज हो गई, दोनों लीफ, तो ये फिर एक दूसरे को रिपल कर देंगी, और हमें समझ आ जाए कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है। अगर वो बहुत ज्यादा एक दूसरे से चली गई, मतलब बहुत ज्यादा चार्ज है इसके अंदर, और अगर थोड़ी सी गई तो कम चार्ज। ठीक है, तो अब हमने इसकी वर्किंग तो समझ ली है, जो कि बहुत ही लॉजिकल और सिंपल थी। एक बार फिर से स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं और हर चीज का कारण समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो, हमने ब्रास डिस्क क्यों ली? क्योंकि हमें एक कंडक्टर चाहिए था, तो हम रबर या वुड या कुछ ऐसा तो नहीं ले सकते जो कि इंसुलेटर हो। तो कंडक्टर के लिए उस जमाने में साइंटिस्ट को ब्रास एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन लगा, तो उनने ब्रास डिस्क ले ली। पर अगर आप खुद चाहो कि मैं खुद अपना इलेक्ट्रोस्कोप बनाऊंगा, तो आप अगर यहाँ पर कोई और कंडक्टर ले लोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, रॉड भी उन्होंने ब्रास की ही ली ताकि वो ट्रेवल कर सके अच्छे से, वो भी कंडक्टर होना चाहिए। अच्छा, ढक्कन उनने इंसुलेटर बनाया, ताकि जब हम इस चीज को हैंडल कर रहे हैं तो हम किसी कंडक्टर को टच करके अपने अंदर का चार्ज उसे ना दे दें, क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो होती है वो भी कंडक्टर होती है, इसीलिए हमें करंट लगता है। क्योंकि जब भी हम किसी स्विच बोर्ड को टच करते हैं और उसमें अगर वो ऑन होता है, तो वहां से करंट निकल, यानी वहां से जो चार्ज निकल के हमारे थ्रू ट्रेवल करके अर्थ में जाने लगते हैं, और हम वहीं रह जाते हैं चिपक के।
ठीक है। तो क्योंकि हम खुद एक कंडक्टर है, तो हम किसी भी कंडक्टर को टच करेंगे अगर, तो वो चार्ज इधर से उधर जा सकता है, ठीक है। और हम चाहते हैं कि ये सिस्टम आइसोलेटेड रहे, इसलिए हमने कैप इंसुलेटर रखी है, ठीक है ना, ताकि हम कैप ढक्कन बंद करना जो है वो हम करें और उससे कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, जो एग्जाम्स में तो शायद उतना ना पूछा जाए, लेकिन आपके दोस्त जरूर आपसे पूछ सकते हैं, और वो ना पूछे तो आप पूछ लेना उनसे कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में ये पत्तियां गोल्ड की क्यों ली हैं? इतना महंगा सब्सटेंस है गोल्ड, यही यूज करना जरूरी था क्या? तो हाँ, ये सही बात है कि यही यूज करना जरूरी था, पर ऐसा क्यों? क्योंकि देखो दोस्त, अगर हमको यहाँ पर दो कुछ लीफ लगानी है और अगर वो काफी भारी हैं, तो थोड़े से चार्ज पर वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कभी एक दूसरे को रिपल नहीं कर पाएंगे। तो जो छोटे छोटे जो कम चार्ज वाले ऑब्जेक्ट हैं, वो थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज भेजेंगे या थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे तो पॉजिटिव चार्ज होगा। और अगर वो जो फोर्स है वो इतना इनफ नहीं है कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स को कवर अप कर जाए, तो वो लीफ तो हिलेंगी नहीं और हम बोल देंगे कि ऑब्जेक्ट चार्ज नहीं है, बट ऐसा नहीं है, वो चार्ज तो था लेकिन कम चार्ज था। इसलिए हमें ऐसा सब्सटेंस लेना था जिसकी डेंसिटी भी कम हो और वो एक थिन लीफ में कन्वर्ट भी किया जा सके। तो गोल्ड हम सबको पता है कि बहुत ही अच्छे से मेलिएबल होता है। मेलिएबिलिटी का मतलब कि उसको ठोक ठोक के अलग अलग शेप में लाया जा सकता है। तो गोल्ड को थिन लीफ में लाना बहुत ही आसान था, इसलिए उन्होंने गोल्ड को चुना। वो हल्का भी था और थिन लीफ में आ गया और कंडक्टर भी है। अब कंडक्टर नहीं होगा तो भी दिक्कत है, क्या पेपर तो लगा दोगे बट वो कंडक्टर ही नहीं है। तो इसलिए हमने गोल्ड को चुना क्योंकि वो मेलिएबल है, तो थिन लीफ में आ सकता है, पतली शीट्स में आ सकता है, वो हल्का भी है और वो कंडक्टर भी है। इसलिए साइंटिस्ट ने वहां पर गोल्ड लीफ चुनी। और फाइनली ये ग्लास जार में उसे पैक करा ताकि सराउंडिंग से कोई चार्ज ना आ जाए, क्योंकि हम आगे वाले लेक्चर्स में जाके जानेंगे कि हवा में मतलब एयर में भी चार्ज हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमने उसको ग्लास जार के अंदर बंद करा और उस ग्लास जार को भी हमने ग्राउंडेड कर दिया, ठीक है। ये बात मैंने यहाँ इस रीजन को बताने के लिए बचा के रखी थी कि हम समझ पाए कि यहाँ पर भी हमने अर्थिंग करी है। देखो सेम साइन है जो मैंने अभी यूज किया था। तो हमने इसको ग्राउंडेड कर दिया और एक मेटल की फॉइल भी लगा दी, ताकि ये फॉइल जो है ये सारा चार्ज खींच के इसको ग्राउंड में डाल दे। अगर कुछ एक्स्ट्रा चार्ज आ भी जाए हवा से, बाहर की तरफ से अगर आ जाए तो, या अंदर की हवा में कभी रह जाए तो हमने ग्राउंडेड भी कर दिया। तो इतना केयरफुली ये apparatus बनाया और इसकी हर एक चीज इंपॉर्टेंट है और हर एक चीज का कारण है, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि आगे जाके आपको भी देखो नए नए डिवाइसेस बनाने हैं। ये सब हम पढ़ ही क्यों रहे हैं? ताकि हम भी कुछ अच्छा बना के इस दुनिया में कुछ वैल्यू ऐड कर सके। तो हमें भी समझना चाहिए कि साइंटिस्ट किस अप्रोच के साथ अपना apparatus बनाते हैं। तो भले ही ये एग्जाम में ऐसा नहीं है, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि क्यों ब्रास डिस्क लिया, क्यों इंसुलेटर केप लिया, क्यों ग्लास के अंदर बंद किया, और फिर क्योंकि हवाओं में चार्ज हो सकता है, और फिर उसको ग्राउंडेड भी कर दिया ताकि अगर अभी भी आ जाए तो वो अर्थिंग से सारे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेसिव चार्ज निकल जाए, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट कि क्यों गोल्ड लीफ ली, ये तो आपके एग्जाम्स में भी आ सकता है, इसलिए याद रखिएगा। क्योंकि गोल्ड मेलिएबल है तो वो थिन शीट्स में बिल्कुल उसको ठोक पीट के लाया जा सकता है, वो हल्का है और वो कंडक्टर है, तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता था, इसलिए गोल्ड लीफ ली गई। तो एक बार जल्दी से मैं क्विकली रिवाइज कराता हूँ कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप काम कैसे करता है। तो आप अपना ऑब्जेक्ट लेके आइए जिसका पता करना है कि चार्ज है या नहीं, उसको ब्रास डिस्क पे रखिए। अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिसके कारण ब्रास पॉजिटिव चार्ज होगा, फिर रॉड पॉजिटिव चार्ज होगी और फिर लीफ भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगी। और वो दोनों लीव्स बिल्कुल पास पास थी और दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज हो गई, तो उनका रिपल होगा ही होगा, और जब वो एक दूसरे को रिपल करेंगी तो वो एक दूसरे से दूर आ जाएंगी, ठीक है। ऐसे ही अगर नेगेटिवली चार्ज होता तो वो अपने इलेक्ट्रॉन तुरंत ब्रास डिस्क को देता, ब्रास रॉड से ट्रेवल करके वो गोल्ड लीफ में आते, और जैसे ही वो गोल्ड लीफ में दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन आते वो फिर एक दूसरे को रिपल कर जाते। तो बस यही इस इलेक्ट्रोस्कोप का प्रिंसिपल है कि जैसे ही हम रखते हैं कोई ऑब्जेक्ट तो हमें पता चल जाता है इन गोल्ड लीफ को देख के कि अगर वो एक दूसरे को रिपल करी तो ये ऑब्जेक्ट चार्ज था, अगर उन्होंने बहुत ज्यादा रिपल करा तो ये बहुत ज्यादा चार्ज था, अगर कम रिपल करा तो कम चार्ज था। तो ऐसे दोस्तों हम पहले तो बहुत सारे कंडक्टर्स में चार्ज लाते हैं अपनी 3 मेथड से, फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन से, और फिर वो चार्ज हुए या नहीं हुए वो पता कर सकते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से। तो हमने बहुत ज्यादा इस प्रॉपर्टी के बारे में अब जान लिया है, ठीक है। बट हमने अभी तक ऐसी प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं बात की है जो कि हमें इसके बारे में मैथमेटिकल थोड़ा सा चीजें बताएं,
है ना, कि अगर 2-3 चार्ज हैं तो अगर हमें टोटल चार्ज निकालना है तो क्या करना है, उनका सम करना है कि प्रोडक्ट करना है कि क्या करना है, ठीक है। या फिर ये जो चार्ज है ये जैसे एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रेवल कर गया टच करने पर क्या ये हवा में लीक कर सकता है या फिर कैसे इसको कंजर्व करते हैं, ये सब प्रॉपर्टीज अभी हमने नहीं जानी है। तो हम एक और लेक्चर लेंगे इन प्रॉपर्टीज को जानने के लिए, क्योंकि देखो हमारा मेन एम तो ये है कि हम इस फोर्स को जान पाए जो इस प्रॉपर्टी के कारण आ रहा है। तो अगर ये फोर्स को हमें समझना है तो पहले इस प्रॉपर्टी को समझना होगा, और इसलिए हम ये सब इस प्रॉपर्टी को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं। हमने अपने एक्सपेरिमेंट करके देख लिए, ठीक है, प्रॉपर्टी लानी कैसे है वो देख लिया, वेरीफाई कैसे करनी है, आई की नहीं आई वो देख लिया। अब थोड़ा सा मैथमेटिकल इसको समझेंगे और फिर सीधा जंप करेंगे इस फोर्स पे कि कैसे इस फोर्स को कैलकुलेट करा जाए, कैसे इस फोर्स को यूज करा जाए अपने फायदे के लिए। ठीक है, तो चलो दोस्तों अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और ये जो इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी है इसको बनाए रखिए, अपने दोस्तों से सवाल करते रहिए इन चीजों के बारे में ताकि आपका भी नॉलेज बढ़े और उनका भी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू। कहाँ से पढ़े? कहाँ से पढ़ें? अब पढ़ो अरिविहान ऐप से, जहां सिर्फ लेक्चर्स देखो मत, टीचर्स के साथ करो लाइव इंटरेक्शन, और हर लेक्चर के बाद अरिविहान के प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करो। उससे आपके कंसेप्ट्स होंगे और भी ज्यादा क्लियर। तो देर किस बात की, डाउनलोड द अरिविहान ऐप नाउ।